आज रविवार था। पूरा दिन बारिश होती रही। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश बंद हुई है, लेकिन हवा अभी भी तेज चल रही थी। सड़कें गीली थी और रोड लाइट धीमी सी लग रही थी। मौसम बहुत सुहाना लग रहा था। कंचन बंद खिड़की के सामने गुमसुम खड़ी थी। वो शीशे से बाहर देखते हुए पराग के बारे में सोच रही थी। कंचन का पति समीर टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। वह आराम के मूड में था। उसने कंचन को आवाज दी, कंचन, क्या सोच रही हो वहां खड़े होकर? कंचन ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही बाहर देख रही हूँ, अच्छा लग रहा है। समीर ने पूछा, बच्चे कब तक आएंगे ट्यूशन से? कंचन बोली, बस आने ही वाले हैं, मैं उनके लिए कुछ बना लेती हूँ। इतना कहकर कंचन किचन में चली गई। कंचन जानबूझकर किचन में आ गई थी। समीर की नज़रों का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। कंचन और समीर की शादी को 20 साल हो गए थे। युवा बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त हो गए थे। कंचन को जीवन में एक खालीपन सा लगने लगा था। वो समीर से इस बारे में बातें करती, समीर, आप भी काफी व्यस्त रहने लगे हैं, बच्चे भी बिजी हैं। मैं अपने सारे कर्तव्य तो निभाती हूँ, लेकिन मन में एक खालीपन सा है। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। मन करता है कोई मेरी बात सुने, मेरे साथ कुछ समय बिताए। तुम तीनों तो अपनी दुनिया में ही खोए रहते। समीर उसे समझाता, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन पद के साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। क्यों न तुम भी किसी चीज में अपना मन लगाओ। तुम्हें तो पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। तुम तो कॉलेज में लिखती भी थी। अब समय मिलता है तो कुछ लिखना शुरू करो। इस बीच समीर के कॉलेज के दोस्त का छोटे भाई पराग आगे की पढ़ाई के लिए उसके शहर में आया, लेकिन पराग के रहने का प्रबंध हॉस्टल में नहीं हो पाया। पराग ने समीर से कहा कि उसे कहीं अपने आसपास ही कोई कमरा दिलवा दें। समीर के घर में पहली मंजिल पर 2 कमरे थे। एक कमरा बच्चों का स्टडी रूम था, दूसरा एक तरह से गेस्ट रूम था। रहते सब नीचे ही थे। जब कुछ समझ नहीं आया तो समीर ने कंचन से विचार विमर्श किया। उसने बोला, क्यों न पराग को ऊपर का कमरा दे दें, अकेला ही तो है और दिन भर तो कॉलेज में ही रहेगा। कंचन को कोई आपत्ति नहीं थी, तो समीर ने पराग से कहा, तुम हमारे साथ ही रह लेना, घर की ही बात है, खाना भी यहीं खा लिया करना। पराग ने कहा, ठीक है, मैं पेइंग गेस्ट की तरह रहूंगा। पराग अपना सामान ले आया। अपने हंसमुख स्वभाव से जल्दी सबसे घुल मिल गया। कंचन को अपनी बातों से इतना हंसाता कि कंचन तो जैसे फिर से जी उठी। नियमित व्यायाम और संतुलित खानपान के कारण कंचन ने अपने शरीर को मेंटेन कर रखा था। पराग उससे कहता, कौन कहेगा आप 2 बच्चों की माँ हैं, बड़ी बहन लगती है उनकी। पराग कंचन के बनाए खाने की, उसके स्वभाव की, उसकी सुंदरता की दिल खोलकर तारीफ करता। और कंचन अपनी उम्र के 40वें साल में एक नवयुवक से अपनी प्रशंसा सुनकर जैसे नए उत्साह से भर गई। इधर कई दिनों से समीर अपने पद की बढ़ती जिम्मेदारियों में व्यस्त होता चला गया था। रोज सुबह जल्दी चला जाता, रात को देर से आता। आने के बाद भी कभी न्यूज़, कभी लैपटॉप तो कभी फोन पर व्यस्त रहता। कंचन इंतजार करती रहती कि कब समीर रिलैक्स होकर उसकी बात सुनेगा। वह अपने मन की कई बातें उसके साथ बांटना चाहती थी, लेकिन कंचन को लगता समीर की जिम्मेदारियां उसके और समीर के बीच दूरी बना रही है। बच्चों का अपना रूटीन था। वे घर में होते तो भी अपने मोबाइल पर या टीवी में लगे रहते या फिर पढ़ाई में। वह बच्चों से बात करना भी चाहती तो अक्सर दोनों बच्चों का ध्यान अपने फोन पर रहता। धीरे धीरे कंचन पराग के बारे में सोचने लगी। पता नहीं कौन कब बिना कारण, बिना चेतावनी दिए इंसान के भीतर अपनी जगह बना लेता है। इसका आभास उस घटना के बाद ही होता है। कंचन के साथ भी ऐसा ही हुआ। पराग के आने से उसे अपने मन के खाली कोने के भरे जाने का एहसास होने लगा। समीर जब टूर पर रहता तो पराग कॉलेज से आते ही कहता, भैया गए हुए हैं, आप बोर हो रही होंगी, आप चाहें तो बाहर घूमने चल सकते हैं, बच्चों को भी ले चलिए। कंचन कहती, वे तो कोचिंग क्लास गए हुए हैं, देर से आएंगे, चलो हम दोनों ही चलते हैं।
दोनों जाते, घूम फिर कर खाना खाकर ही आते। कंचन पराग को अपना पर्स कहीं निकालने नहीं देती। पराग उसके जीवन में एक ताजा हवा का झोंका बनकर आया था। दोनों की दोस्ती का दायरा बढ़ता गया। वह अकेलेपन की खाई से निकलकर दोस्ती का एहसास करने लगे। कंचन अपनी उम्र को भूलकर नवयुवती की तरह दोगुने उत्साह से हर काम करने लगी। पराग की हर बात, हर अदा उसे अच्छी लगती। वो कोई भी काम करती, पराग का ध्यान आता रहता, उसका इंतजार रहता। वह लाख दिल को समझाती कि अब किसी और का ख्याल गुनाह है, लेकिन कंचन अपने दिल से मजबूर हो चुकी थी। यह नवयुवती जैसी बेचैनी, हर आहट पर चौंकना। कभी वह शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी मनोदशा पर खुद ही हंस पड़ती। अचानक एक दिन पराग कॉलेज से मुंह लटकाए आया। कंचन ने खाने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। वह चुपचाप ड्राइंग रूम में ही गुमसुम बैठा रहा। कंचन ने बार बार पूछा तो उसने बताया, आज कॉलेज में मेरा मोबाइल खो गया। यहाँ आते समय भैया ने इतना महंगा मोबाइल ले कर दिया था। भैया अब बहुत गुस्सा करेंगे। कंचन चुपचाप सुनती रही, कुछ बोली नहीं। लेकिन अगले ही दिन उसने अपनी जमा पूंजी से 15,000 रुपये निकालकर पराग के हाथ पर जबरदस्ती रख दिए। पराग मना करने लगा, लेकिन कंचन के जोर देने पर रुपए रख लिए। कुछ महीने और बीत गए। समीर भी फुर्सत मिलते ही पराग के हालचाल पूछता। वैसे उसके पास समय ही नहीं रहता था। कंचन पर घर गृहस्थी पूरी तरह से सौंपकर अपने काम में लगा रहता था। कंचन मन ही मन पूरी तरह पराग की दोस्ती के रंग में डूबी हुई थी। पहले उसे समीर में एक दोस्त नजर आता था, पर अब उसे समीर में एक दोस्त की झलक भी नहीं दिखती। पराग में उसे एक दोस्त नजर आता है। वह उसकी बातों में रुचि लेता है, उसके शौक का ध्यान रखता है, उसकी पसंद नापसंद पर चर्चा करता है। उसे बस एक दोस्त की ही तो तलाश थी। वह उसे पराग के रूप में मिल गया है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। एक दिन समीर टूर पर था। दोनों बच्चे भी किसी बर्थडे पार्टी में गए थे। अंधेरा हो चला था। पराग भी अभी तक नहीं आया था। कंचन लॉन में टहल रही थी। पराग आया और नीचे सिर किए हुए, मुंह लटकाए ऊपर अपने कमरे में चला गया। कंचन को देखकर भी रुका नहीं तो कंचन को उसकी फिक्र हुई। वह उसके पीछे पीछे ऊपर गई। जब से पराग आया था वह कभी उसके रूम में नहीं जाती थी। मेड ही सुबह सफाई कर आती थी। उसने जाकर देखा, पराग आंखों पर हाथ रख कर लेटा है। कंचन ने पूछा, क्या हो गया, तबीयत तो ठीक है। पराग उठकर बैठ गया। फिर धीमे स्वर में बोला, मैं ठीक हूँ। भैया ने बाइक खरीदने के लिए पैसे भेजे थे। मेरे दोस्त राज की बहन की शादी है। उसे जरूरत पड़ी तो मैंने उसे सारे रुपए दे दिए। अब भैया बाइक के बारे में पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही राज, याद है ना आपको? यहाँ एक बार आया था और मैंने उसे आपसे भी मिलवाया था। हाँ हाँ, याद आया। कंचन को वह लड़का याद आ गया था। वो बोली, अब क्या करोगे? पराग बोला, क्या कर सकता हूँ? भैया को तो यही लगेगा कि मैं यहाँ आवारागर्दी कर रहा हूँ। वे तो यही कहेंगे कि सब छोड़कर वापस आ जाओ, यहीं पढ़ो। पराग के जाने के ख्याल से ही कंचन सिहरा गई। फिर वही अकेलापन होगा, वही बोरियत होगी। वो बोली, मैं तुम्हें रुपए दे दूंगी। पराग बोला, अरे नहीं नहीं, यह कोई छोटी रकम नहीं है। कंचन बोली, कोई बात नहीं, मेरे पास बच्चों की कोचिंग की फीस के पैसे रखे हैं, मैं तुम्हें दे दूंगी। पराग बोला, लेकिन मैं ये रुपए आपको जल्दी लौटा दूंगा। कंचन ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मुझसे कल रुपए ले लेना। अब नीचे आकर खाना खा लो। कंचन नीचे आ गई। अपनी अलमारी खोली। सामने ही रुपए रखे थे। सोचा अभी पराग को दे देती हूँ, उसे ज्यादा जरूरत है इस समय। बेचारा कितना दुखी हो रहा है। अभी जाकर पकड़ा देती हूँ, खुश हो जाएगा। वह रुपए लेकर वापस ऊपर गई। पराग के कमरे के दरवाजे के बाहर ही उसके कदम ठिठक गए। वह फोन पर किसी से धीरे धीरे बात कर रहा था। न चाहते हुए भी कंचन उसकी बातें सुनने लगी।
वह कह रहा था, यार राज, मोबाइल और बाइक का इंतजाम तो हो गया। सोच रहा हूँ अब क्या मांगूंगा। अमीर औरतों से दोस्ती करने का यही तो फायदा है। उन्हें अपनी बोरियत दूर करने के लिए कोई तो चाहिए, और मेरे जैसे लड़कों को अपना शौक पूरा करने के लिए कोई चाहिए। मुझे तो यह भी लगता है कि थोड़ा सब्र से काम लूंगा तो वह मेरे साथ सो भी जाएगी। बेवकूफ तो है ही, सब कुछ होते हुए भी भटकती रहती है। मुझे क्या, मेरा तो फायदा ही है उसकी बेवकूफी में। कंचन भारी कदमों से नीचे आकर कटे पेड़ सी बेड पर पड़ गई। लगा कभी कभी इंसान को परखने में मात खा जाती है नजरें, ऐसे जैसे कोई पारखी जौहरी कांच को हीरा समझ बैठे। तीखी कचोट के साथ उसे स्वयं पर शर्म आई। इतने दिनों से वह पराग जैसे चालाक इंसान के लिए बेचैन रहती थी। सही कह रहा था पराग, मैं ही बेवकूफ़ी कर रही थी। अकेलेपन के एहसास से उसके कदम जिस राह पर बढ़ चले थे, अगर कभी समीर और बच्चों को उसके मन की थाह मिल जाती तो क्या इज्जत रह जाती उसकी उनकी नज़रों में। कभी समीर की आवाज़ कानों में गूंजी, अकेलेपन से हमेशा दुखी रहने और नियति को कोसने से तो अच्छा है कि हम चीज़ों को उसी रूप में स्वीकार कर लें जैसी वे हैं। तुम ऐसा करोगी तभी खुलकर सांस ले पाओगी। इस बात का ध्यान आते ही कंचन को कुछ शांति सी मिली। उसने कुदरत को धन्यवाद दिया। उम्र के इस मोड़ पर अभी इतनी देर नहीं हुई थी कि वह स्थिति को संभाल न सके। वह कल ही पराग को यहाँ से जाने के लिए कह देगी, और यह भी बता देगी वह इतनी बेवकूफ नहीं कि अपने पति की कमाई दूसरों की भावनाओं से खेलने वाले लड़के पर लुटा दे। वह अपने जीवन की पुस्तक के इस दुखांत अध्याय को सदा के लिए बंद कर रही है, ताकि वह अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। अब वह नहीं भटकेगी। क्रोध, घृणा, अपमान और पछतावे के मिले-जुले आंसू उसकी आंखों से बह निकले, लेकिन अब कंचन के मन में कोई दुविधा नहीं थी। अब वह जिएगी अपनी खुद की नई पहचान के साथ। अचानक मन की सारी गांठें खुल गई थीं। उसने फोन लिया और पराग के भाई को फोन कर दिया। पराग को दिए पैसों की सूचना देने के लिए और उन्हें वापस मांगने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए काल्पनिक कहानी द्वारा बनाया गया है। इसके सभी पात्र काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी की कहानी इससे मिलती है तो वो बस एक संयोग मात्र है। किसी भी व्यक्ति, धर्म अथवा जाति को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है।